हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 9th में ज्योग्राफी कवर कर रहे थे, उसके हमने टोटल 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज उसी एनसीईआरटी की सीरीज में जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसका हम छठा चैप्टर देख रहे हैं, जो किसके बारे में है? जनसंख्या के बारे में है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कौन से नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसको कवर करते हुए इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ क्या होगी, हमारी जो क्लास 9 ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या है, लास्ट चैप्टर है, इसको हम अच्छे से कवर करने के बाद क्या करेंगे, क्लास 10th की तरफ चलेंगे। चलिए सीधे टॉपिक को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या-क्या चीज़ें इसमें बताई गई। इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि 2011 तक भारत की जो जनसंख्या है वह कितनी थी? वह थी 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की। कब तक? 2011 तक। 2011 की जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। तो आपसे दो ऑप्शन देगा, या तो 121 करोड़ लिख के लिखेगा या फिर क्या लिखेगा, या फिर लिखेगा क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो आपको ऐसे गिन लेना है वहां पे, ऐसा नहीं कि आप हल्के में लेकर के और सीधे गलत ऑप्शन टिक कर दे, क्योंकि वहां पे ऐसा भी लिख सकता है 12,106 लाख। तो आपको ये आंकड़े बिल्कुल याद होने चाहिए कि 121 करोड़ क्या होता है। जैसे 121 करोड़ ऐसे लिख सकता है आपसे, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका लिख देगा 12,106 लाख। तो ये भी वही है, जो 121 करोड़ है उसी का अर्थ ये भी है। तो ऐसा करके वो कुछ भी लिख सकता है, 1.21 कैसे लिख सकता है। तो ऐसा करके वो कुछ भी लिखेगा, पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको तुरंत काउंट करना है कि हाँ ये चीज़ गलत ना होनी चाहिए। इसका वजह क्या है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसकी क्या वजह रही होगी? ये वजह रही क्योंकि अभी आपका जब एक क्वेश्चन आया कहाँ, छत्तीसगढ़ के पीसीएस में, वहां पूछा गया मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या थी, तो उसमें 121 करोड़ हर ऑप्शन में था, यानी 121 संख्या हर ऑप्शन में थी, पर पीछे लाख लगा था, किसी में 1000 करोड़ किया गया, किसी में क्या किया गया, उसको सिर्फ संख्याओं में बांट दिया गया, यानी 1000 करोड़ करके, या किसी में करोड़ करके, किसी में लाखों में बांटा गया। तो ऑप्शन ऐसे सेट किए गए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते आगे क्या बताया गया, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। ये चीज याद रखना है आपको, ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विश्व की जनसंख्या के भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो कितनी? 17.5%, ठीक है। आगे क्या बताया गया सॉरी, आगे बताया गया यहाँ 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या कहते हैं, वितरित हुए हैं। यानी भारत का क्षेत्रफल बताया गया है। क्षेत्रफल पहले आपने पढ़ा, ये आपने किस में पढ़ा? आपने जब क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे तो वहां पे आपने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद क्या देखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर राज्य वाइज पूछे भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, तो उत्तर प्रदेश में रहती है, ठीक है। यानी जो उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या उसका 16% कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में रहती है। विश्व के टोटल का 17.5% कहाँ है? वो भारत में है, लेकिन जो भारत की टोटल जनसंख्या है उसका 16% कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रहती है, ठीक है। इसके अलावा क्या बताया गया? इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि जो एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जो की जाती है उसको जनगणना कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जनगणना के बारे में, तो ये परिभाषा तो नहीं पूछी जाएगी, पर आपसे जो चीज पूछी जाएगी वो क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई। तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में की गई। कब की गई? 1872 में की गई, ये याद रखना। पहली बार जनगणना कब होती है? 1872 में होती है। आगे बताया गया हालांकि 1821 में क्या होता है, 81 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। यानी 1872 में जनगणना की शुरुआत होती है, लेकिन 1881 से क्या होती है, भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत होती है। यानी जो व्यवस्थित जनगणना होती है वो 1881 से शुरू होती है। तो ये चीज याद रखनी है। आगे बताया कि उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। यानी 10 की जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1881 से होती है, लेकिन भारत में पहली बार जनगणना कब की जाती है? 1872 में की जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया यहीं पे, आप देखिए सीधा इसी लाइन से क्वेश्चन उठाया गया एसएससी सीजीएल 2017 में कि भारत में पहली बार एक साथ पूरे देश में नियमित या समकालिक जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? कब पूछे गए? नियमित जनगणना की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार सिर्फ जनगणना की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? नियमित जनगणना कब शुरू हुई? तो भैया 1881 से शुरू हुई, मैंने आपको बताया। अगर पूछता सिर्फ ये कि पहली बार जनगणना कब शुरू हुई, तो 1872 होता है इसका आंसर, ठीक है। तो आपको ये रखना कि इसका आंसर क्या होगा? 1881 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया कि भारत में जितनी भी आबादी है उसकी लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में। कौन कौन से 5 राज्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में क्या है, भारत की टोटल आबादी का लगभग आधा यहीं पर रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया, क्या बताया गया कि दृष्टि के यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो याद रखना है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। तो याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया, याद रखेंगे। आगे क्या बताया गया कि घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण। तो पहली बात तो क्या कहते हैं, अगर इसको हम पूछें कि घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण होगा, तो भैया जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाएगा? तो अगर मान लीजिए प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या निकाल दी जाए, यानी एक इकाई क्षेत्रफल ले लिया जाए, मान लीजिए ये एक क्षेत्रफल हो गया,
इस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, अगर इसकी संख्या निकाल लें हम, तो इसको हम कहेंगे जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब बात हो गई जनसंख्या घनत्व की, तो आपको ध्यान रखना है, अब ध्यान रखना है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 में जनगणना हुई, उसके अकॉर्डिंग भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी भारत में औसतन 382 लोग क्या होते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहते हैं। ये चीज हो गई। आगे क्या बताया गया, जब हम बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, वही अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर। तो आपको क्या देखना कि बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है, 1102 किलोमीटर, यानी भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, और क्या बताया गया कि केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, यानी भारत से जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है, तो ऑप्शन में दे दे क्वेश्चन सेट करके, निम्नलिखित में से किन राज्यों का जनसंख्या घनत्व क्या है, वो अधिक है भारत से। तो कौन कौन सा होगा, बांग्लादेश होगा और जापान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैप दिया गया है, यानी आरेख दिया गया है। इस आरेख में बताया गया है जनसंख्या वितरण कि कैसे है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि भैया सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, फिर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, फिर उसी के आसपास की बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल की, फिर आंध्र प्रदेश की। तो क्वेश्चन क्या सेट किया जाएगा, इन्हीं 5 राज्यों में से 4 राज्य दिए जाएंगे आपको, और ये बताया जाएगा कि इनको जनसंख्या के वितरण में घटते क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। तो कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार में से एक दिया जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद क्या दिया गया, इसके बाद दिया गया है पे जनसंख्या घनत्व का एक मानचित्र। तो आपको ध्यान रखना भैया, बताया गया कि 250 से कम जनसंख्या घनत्व कहाँ कहाँ है, तो भैया मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान का है, हिमाचल का है, उत्तराखंड का है, जम्मू कश्मीर का है, अरुणाचल का है, नागालैंड का है, मणिपुर का है, मिजोरम का है, मेघालय का है और सिक्किम का है। तो इन राज्यों का जनसंख्या घनत्व क्या है, 250 से कम है। ठीक है, पर क्वेश्चन 250 से कम नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन राज्यों का जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक है, क्योंकि वो राज्यों की संख्या कम है। कौन कौन से, एक तो दिल्ली हो गया, दूसरा बिहार हो गया, तीसरा पश्चिम बंगाल। तो 3 राज्य हो गए, कौन कौन से, एक वेस्ट बंगाल हो गया, एक बिहार हो गया, एक दिल्ली हो गया। तो ये 3 राज्यों के नाम याद रखने, ऐसे 3 राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक है। तो ये आपसे दिया जाएगा क्वेश्चन में, यहाँ से आंसर पूछा जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ ईस्ट को लेकर के। ये कहा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य का जनसंख्या, किन राज्यों का जनसंख्या घनत्व 250 से क्या है, ज्यादा है। तो 250 से ज्यादा मात्र 2 राज्य हैं, एक असम है, एक त्रिपुरा है। तो ध्यान रखना है केवल 2 राज्य हैं, असम और त्रिपुरा, जिनका जनसंख्या घनत्व क्या है, 250 से ज्यादा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है नॉर्थ ईस्ट को लेकर के। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन सी चीजें यहाँ से हैं। आगे बताया गया कि 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताएं। मैंने पहले बता दिया, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ओवरऑल पूछा जा सकता है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट को लेकर के पूछा जा सकता है, दोनों आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद बताया गया कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है या फिर जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है। तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से, एक तो जन्म हो, अगर जन्म दर बढ़ जाए तो जनसंख्या परिवर्तित होगी, या फिर मृत्यु दर बढ़ जाए तो जनसंख्या परिवर्तित होगी, या फिर प्रवास बढ़ जाए। प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जब लोग जाते हैं, तो क्या अगर ये दर बढ़ती है, तीनों प्रक्रियाओं में से कोई भी अंतर आता है तो क्या होगा, उससे परिवर्तन होगा जनसंख्या में। ठीक है, अब बात की गई जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो जनसंख्या वृद्धि बताई गई कि भैया किसी विशेष समय में, अगर जैसे 10 वर्षों के भीतर आप देख लें, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में अगर परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कि उस राज्य में जनसंख्या क्या होगी, बढ़ गई है। अब बताया गया कि जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या होगी। तो ये बताया गया कि प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। ठीक है, आगे बताया गया कि पहले की जनसंख्या क्या होगी, के बाद की जनसंख्या से घटा करके क्या प्राप्त करते हैं, जनसंख्या वृद्धि प्राप्त करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। तो ये चीज बताएगी। अब क्या आपको ध्यान रखना है कि इसकी परिभाषा में, तो याद रखना है कि प्रति 1000 लोगों पर जन्मे जीवित लोगों की संख्या क्या कहलाएगी, जन्म दर कहलाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। पर आपको जन्म दर से ज्यादा चीजें क्या इंपॉर्टेंट रखनी, आपको एक चीज ध्यान रखनी, वो है कि निरपेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं। तो निरपेक्ष वृद्धि कैसे निकाली जाती है भैया, तो निरपेक्ष वृद्धि निकालने का एक तरीका क्या है कि पहले की जनसंख्या, जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या यानी 2011 की जो जनसंख्या है उससे अगर घटाया जाए तो क्या होगा, उससे घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा, निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, तो हर एक दशक की बात की गई है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको इनका घटते क्रम या बढ़ते क्रम पूछ सकता है। पहली चीज में क्या ध्यान रखेंगे कि घटता क्रम कहाँ से शुरू हुआ है, घटता क्रम शुरू हुआ है 1971 से 81 के बीच से। लगातार जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, घटी है, जैसे 24.66, 23.87, फिर 21.54, फिर 17.64। तो आपसे एक नया क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है 2001 से 2011 के बीच में कितनी रही, 17.64 रही। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछेगा किस
किस दशक के बीच में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो 24.66 सर्वाधिक, इससे भी सर्वाधिक है 24.88। तो नॉर्मली क्या आता है ऑप्शन में 24.66 पहले ऑप्शन पे दे दिया जाता है। तो क्या ध्यान रखना है 24.8 क्या है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है और किसके बीच में रही? 1961 के 71 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए अगर यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया? आगे बताया गया कि वही मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे क्या बताया कि वार्षिक वृद्धि दर भी बताई गई। तो वार्षिक वृद्धि दर किसके किसके बीच में आएगी सबसे ज्यादा? मैंने सबसे ज्यादा वृद्धि दर के बताया कि 10 की वृद्धि दर 1961 से 71 के बीच में हुई है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि वार्षिक वृद्धि दर की अगर बात करें तो वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पे रही है? तो सर्वाधिक रही है भैया वो 1981। तो 1981 में क्या रही? सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर रही है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? क्या कह रहा है 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। 1951 से 81 तक क्या है? नियमित रूप से बढ़ रही है। आप देखेंगे इसमें 1.25, 1.96, 2.2, 2.22। यानी 1981 तक क्या होती है? जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर, वो लगातार बढ़ती है। इसके बाद क्या होती है? घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर क्या है? जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि से क्या सही? तो क्या सही निकलेगा? जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर क्या होगा? ये कहलाएगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया पिछले साल मृत्यु दर जब पूछी गई थी, मात्र मृत्यु दर। तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि से क्या सही है? तो ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा। आगे क्या बताएगा? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों के जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। मैंने पहले पढ़ा है आपको कि प्रति 1000 बच्चों पर, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? वो कहलाएगी जन्म दर। क्योंकि भारत में क्या है, हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है, इसलिए भारत में क्या होती है? जन्म दर, जो जनसंख्या वृद्धि है, ये तीव्र गति से होती है। आगे बताया गया एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? मात्र दर, मात्र दर कहते हैं, मृत्यु दर, सॉरी गलत क्या हो गया, मृत्यु दर कहते हैं, मात्र दर नहीं कहते। तो क्या बताया गया कि एक वर्ष में अगर प्रति 1000 व्यक्तियों पर लोग मरते हैं, उनकी संख्या निकाली जाए तो क्या कहलाएगी? मृत्यु दर कहलाएगी। ठीक है, आगे क्या बताया गया? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक क्या है? प्रवास। तो प्रवास क्या है? जनसंख्या वृद्धि का एक घटक था, मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 घटक, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब प्रवास क्या होते हैं? 2 तरीके से होते हैं। एक आंतरिक प्रवास होता है, एक क्या होता है? एक मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहां से चल करके यहाँ पहुंच गया, लेकिन एक व्यक्ति क्या होता है? एक पूरा देश ही छोड़ देता है। तो 2 तरह से प्रवास किया जाता है। यहाँ क्या बताया गया कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक या अंतरराष्ट्रीय के बीच हो सकता है। 2 प्रवास होते हैं, एक तो राष्ट्रीय प्रवास होता है एक ही देश के भीतर, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय होता है। आगे बताया गया जो आंतरिक प्रवास होता है वो जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को जरूर प्रभावित कर देगा। कैसे करेगा? मान लीजिए बिहार में टोटल लोग हैं 10 लाख। अब 10 लाख लोगों में से उठ करके आंध्र प्रदेश चले गए 8 लाख लोग। तो क्या हुआ? जो आंध्र प्रदेश की मान लीजिए पहली आबादी कितनी थी? 1 लाख थी। तो यहाँ की आबादी 9 लाख हो गई। यानी देश की टोटल जनसंख्या जितनी थी उतनी यह अभी भी रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश में जनसंख्या का वितरण प्रभावित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व पहले था वो नहीं रहेगा, वो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये चीज बताएगी। आगे क्या बताएगा? भारत में अधिकतर प्रवास क्या होता है? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वहां की रोजगार की स्थिति है, तो इस क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण का कारक प्रभावी होते हैं। ये बताएगा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी का प्रतिकूल अवस्था है, तो ये चीजें होंगी तो भैया लोग क्या करेंगे? गाँव से छोड़ करके शहर को जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे क्या बताया गया? आगे बताया गया कि 1951 में कुल जनसंख्या का 17.9% नगरीय जनसंख्या थी। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि 1951 में भारत में कितनी नगरीय जनसंख्या थी? तो लगभग 17.29% कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2011 में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 31.80% है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा क्या बताएगा? किशोर जनसंख्या बताएगा। किशोर जनसंख्या क्या होती है? भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग क्या है? किशोर जनसंख्या है। किशोर में किसकी परिभाषा रखते हैं? तो 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को क्या कहते हैं? किशोर जनसंख्या में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों बताया? एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, तो उस क्वेश्चन को दिखाने के लिए मैंने आपको ये बताया कि जो एक किशोर जनसंख्या की परिभाषा याद रखनी कितनी? 10 से 19 के बीच में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप ये समझ पाएंगे कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पर दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है? क्वेश्चन पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर मापन के लिए किस न्यूनतम आयु वर्ग के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? तो भैया किसको शामिल किया जाता है? 7 वर्ष से उससे अधिक आयु के। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया साक्षरता दर को रिलेटेड। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से भारत में किशोर वर्ग की जनसंख्या में किसको शामिल किया जाता है? तो किशोर वर्ग की जनसंख्या में कौन शामिल होता है? याद रखना कौन शामिल होगा? वो शामिल होगा भैया 10 वर्ष से लेकर के क्या रखना है?
वहाँ पे 7 वर्ष देगा ऑप्शन में, तो 7 वर्ष नहीं करना है, ठीक। आपको क्या करना है 10 वर्ष। अब 10 वर्ष से लेकर के बताया गया, तो आपको करना है 10 वर्ष से 19 वर्ष के बीच की आयु। तो वहाँ पे 18 दे दिया जाएगा, 7 से 18 नहीं, 10 वर्ष से 19 वर्ष, क्योंकि ये थोड़ा ऑड नंबर है ना, एक तो 10 वर्ष और दूसरा आगे 18 की जगह 19 होना। तो ध्यान रखना किशोर जनसंख्या में 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं, तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये पढ़ा कि आंतरिक प्रवास, तो बताया कि भारत में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाले आंतरिक प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या हो सकता है भाई, शहर में बेहतर मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के लिए तो कोई देश नहीं छोड़ेगा, सॉरी कोई राज्य नहीं छोड़ेगा अपना। फिर बचा शहर में उच्च जीवन लागत होती है, तो जीवन लागत अगर उच्च हो गई, यानी लागत भी बढ़ गई, तो लोग क्यों जाएंगे। आगे बताएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं की प्रचुरता है, तो अगर आधुनिक सुविधाओं की प्रचुरता ग्रामीण क्षेत्र में, तो लोग शहरों को जाएंगे। फिर बी ऑप्शन में क्या बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, कृषि पर दबाव और बेरोजगारी की समस्या। ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे यही कारण दिए गए भैया। तो जो कारण दिया गया यहाँ पे वही कारण दिया गया यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कारण दिया गया था, यहाँ पे जो कारण दिया गया वही दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तो इसीलिए क्या करते लोग जाते हैं। आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आई। इसमें क्या बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 कम करने। यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की जो आती है, इसमें क्या क्या प्रावधान, इसमें प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे, और क्या बताया गया कि प्रति 1000 से 30 कम करने वाले, यानी शिशु मृत्यु दर क्या घटाएंगे, प्रति 1000 में से 30 कम करने पर। और व्यापक स्तर पर क्या करेंगे, टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाएंगे। लड़कियों की शादी की उम्र क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। साथ साथ परिवार नियोजन का भी एक जन केंद्रित कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो ये प्रावधान किसमें किए गए, ये करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्या क्या प्रावधान थे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का तात्कालिक या अल्पकालिक उद्देश्य क्या है। बताया गया 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया। कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापित करना, ये भी नहीं पढ़ाया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, ये पढ़ाया कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की बात नहीं की, वहां पे क्या किया, अनिवार्य शिक्षा करनी है, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या बताया, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमियों को पूरा करना, बुनियादी प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। देखिए ये दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो बताया प्रजनन से रिलेटेड, दूसरा शिशु स्वास्थ्य देखभाल से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया भाई, शिशु मृत्यु दर के संबंध में बताया गया, ठीक है। और क्या बताया गया, और बताया यहाँ पे प्रजनन से रिलेटेड, तो प्रजनन से रिलेटेड क्या बताया, परिवार नियोजन। तो ये पूरा प्रावधान था इसमें। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, थोड़ा क्या करके लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसी तरह क्वेश्चन पूछा कि जनसांख्यिकी लाभांश से क्या तात्पर्य है। तो जनसांख्यिकी लाभांश में कौन कौन से आयु वर्ग के लोग आते हैं, तो इसमें आते हैं 15 से 59 वर्ष के। तो सिर्फ इतना याद रखना है, तो आपका सीधा आंसर बन जाएगा। फिर बताया गया लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं, सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, वो लिंगानुपात कहलाएगी, ठीक है। फिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा कि 14 वर्ष से कम आयु तक की शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाना था, बिल्कुल सही बात है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित पर 30 से नीचे लाना था, दोनों प्रावधान से। सोचिए क्वेश्चन सीएपीएफ में सेम क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन ऐसा भी नहीं कि 2000 की नीति 2015 में क्वेश्चन पूछा जाए, तो बिल्कुल तय है कि अब 2026 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 27 में पूछा जा सकता है, 25 में पूछा जा सकता था। तो ये हमेशा चांस रहता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आंतरिक प्रवास का सबसे प्रमुख प्रवाह का कौन सा है, तो बताया आंतरिक प्रवाह सबसे ज्यादा कहाँ होता है भैया, ग्रामीण से नगर की ओर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रवाह होता है। सेक्स रेशियो की मैंने चर्चा कर लिया, आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। बताया गया भारत का कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है। मैंने आपको पढ़ाया था अरुणाचल प्रदेश क्या है सबसे कम जनसंख्या वाला गलत राज्य, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जब मैंने कहाँ पे पढ़ाया ये चीज, मैंने आपको कहाँ पढ़ाई, आप मुझसे कह सकते हैं ये चीज आपने बताई, मैं बोलूंगा आपको मैंने चीज बिल्कुल बताई। कहाँ पे बताई, जब मैंने अभी आपको पढ़ा रहा था बिहार का जनसंख्या घनत्व, तो वहीं पर ये चीज आपको पढ़ाई थी। कहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ाया मैंने आपको, क्या पढ़ाया यहाँ पे, अब मैं दिखाता हूँ क्या पढ़ाया आपको। यहाँ पे मैंने पढ़ाया कि लिखा है जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में क्या है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये तुलना की गई सबसे ज्यादा और सबसे कम राज्य से। अब ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा क्या पूछा गया कि भारत में पहली बार पूर्ण या व्यापक जनगणना किस वर्ष में, तो 1881 में। पहली बार जनगणना 1872 में होती है, लेकिन पहली बार व्यापक जनगणना 1881 में होती है। ये चीज याद रखेंगे। दूसरी चीज क्या बताया गया, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं उनको भी देखना है हमें। जैसे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया किसी भारत में साक्षरता दर की गणना के लिए, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया 7 वर्ष की आयु। किसी देश में व्यवसायिक संरचना में प्राथमिक क्षेत्र शामिल नहीं किया के अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता है, यानी प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र शामिल नहीं होते। तो भैया विनिर्माण किसमें शामिल होगा, सेकेंडरी में। तो सीधा क्वेश्चन होगा विनिर्माण। कृषि प्राइमरी में आएगा, वानिकी प्राइमरी में आएगा, खनन किसमें आएगा, प्राइमरी में आएगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अब कुछ यहाँ पे टर्मोलॉजी दी गई, टर्मोलॉजी कैसी है, ये टर्मोलॉजी दी गई है जो एनसीईआरटी आपने पढ़ी क्लास 9th की अभी तक, वो टोटल उसमें जो जो शब्द आए इंपॉर्टेंट वाले उनकी चर्चा यहाँ पे की गई। जैसे बताया गया औषधि शैलें क्या होती हैं, तो औषधों से बनी हुई शैलें जिनमें प्राय क्या होती है, परतदार संरचना होती है। तो आपसे स्टेटमेंट में कभी क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि औषधि शैलों में परतदार संरचना पाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है, पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। आग्नेय शैलों से क्या बताएगा, वे शैलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाएंगी कौन सी शैलें,
आग्नेय शैलें, तो ये चीज़ याद रखेंगे। आगे क्या बताया गया, किशोरावस्था की चर्चा की गई तो 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में मैंने पहले आपको पढ़ा दिया। जीवन प्रत्याशा बताया गया तो प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु होती है वो क्या कहलाती है, जीवन प्रत्याशा कहलाती है, ठीक है। आगे बताया गया नवीन या युवा पर्वत, तो आपसे यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत है, तो नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पे दिया गया था कौन कौन से पर्वत नवीन या वलित या मोड़दार पर्वत, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इसका थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन थोड़ा सेट किया गया, पर्वत दिया गया, उसकी लोकेशन दी गई, फिर उसका प्रकार दिया गया कि ये वलित है या क्या है, भ्रंश पर्वत है, तो ऐसा ऑप्शन में बनाया गया। आपको याद रखना है कि वलित पर्वत या मोरदार पर्वत में किसका किसका नाम है, हिमालय का है, आल्प्स का है, एंडीज का है और रॉकी का है, तो ये पर्वत के नाम याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा क्या टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारतीय मानक समय जो है ये कौन सी रेखा है, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बिल्कुल याद रखेंगे। मृत्यु दर की परिभाषा याद रखनी है कि प्रति हजार जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एक तो समय दिया गया है 1 वर्ष और दूसरा प्रति हजार जनसंख्या है, ठीक है। आगे क्या बताया गया, रूपांतरित या कायांतरित शैलों के बारे में कि जो पूर्व निर्मित आग्नेय या अवसादी शैलें होती हैं उन पर दाब या ताप दिया जाएगा तो उनका क्या होती है, उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उससे जो शैलें बनती है वो क्या कहलाती है, वो कायांतरित शैलें कहलाएंगे। फिर बताया गया लैगून क्या होता है, तो खारे पानी की झील जो होती है वो लैगून कहलाती है। ये चीजें इस टॉपिक में थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की। अब क्या होगी, हमारी एनसीईआरटी जो क्लास 9 की वो कंप्लीट होती है यहाँ से। अब हम किसकी तरफ चलेंगे, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्लास 10 ज्योग्राफी कवर करें या हम चले आर्ट एंड कल्चर की तरफ, जो कि जो सेगमेंट हमने छोड़ दिया, यानी आर्ट एंड कल्चर का एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ क्या होता है, बच्चे अपने मन से क्या होते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, तो उस चीज को हम कवर करें, या फिर क्या करें, हम ज्योग्राफी शुरू करें क्लास 10 की। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पहले क्या शुरू करते हैं। फिलहाल मेरा मानना तो यही कि जैसी राय आप लोग देंगे दे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम टॉपिक को शुरू कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।